Hello friends, in today's discussion we are continuing our साइंस घटना चक्र सीरीज इन विच वी आर स्टडिंग दी बायोलॉजी। और आज के डिस्कशन का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी सेल। ये सब चैप्टर्स हम प्रीवियस डिस्कशंस में कर चुके हैं। यू कैन विजिट थ्रू दी प्लेलिस्ट, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं। और आज के डिस्कशन में हम सेल पढ़ेंगे। एज यू ऑल ऑफ नो और अवेयर होंगे कि सेल क्या है, हमारा बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। बट वाई इट इज़ इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस? जैसे आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे। आप आते हैं, जब पढ़ते हैं क्या, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। इन सब सारे टॉपिक्स को जब पढ़ते हैं और करंट अफेयर्स में देखते हैं, जैसे आपके स्टेम सेल थेरेपी हो गई, स्टेम सेल थेरेपी, आप अदर टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जीएम क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियरिंग जो हमारी है उसको कवर करते हैं, तो उसमें ये थोड़ा फंक्शन प्ले करता है। दैट्स वाई ये हमारा एक बेसिक सा टॉपिक है, हमारे सिलेबस में रखा गया है। आप जैसे क्रिप्स कैस 9 पढ़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन एडिटिंग। तो इन सब चीज़ों में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए ध्यान से इस सेशन को सुनिएगा, क्योंकि जो आपका ये बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। और इसको थोड़ा बेसिकली आराम आराम से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा हैवी कॉन्सेप्चुअल इसमें चीज़ें होती हैं। जैसे आप सेल साइकिल सुना होगा आपने, तो सेल साइकिल भी मैं आपको इस लेक्चर में कवर करा दूंगा, जिसमें आप मिटोसिस एंड मायोसिस पढ़ते हैं। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल वे में, जितना भी टाइम लगेगा, थोड़ा सिंपल और सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करूंगा, तो अपना नोट्स वोट्स भी साथ में बना लीजिएगा। लेट्स डायरेक्टली जंप ओवर इनटू डिस्कशन। और ये कुछ हमारी प्लेलिस्ट है चैनल पे, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। मैपिंग की हो गई, मिडीवियल मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, इट इज़ नथिंग एल्स बट अपना घटना चक्र की सीरीज है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को लेके मैंने जो है कि सॉल्व कराया है, जिसमें 30 साल के लगभग क्वेश्चन है। साइंस की घटना चक्र है, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, और बाकी प्लेलिस्ट से आप विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे नोट्स वोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन एंड देखते हैं सेल क्या है। तो सेल के बारे में पहले मैंने क्या बताया, एक लाइन याद रखनी है हमेशा से, सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज क्या है, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, थ्रू विच ऑल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व, और जो भी बनते हैं यहीं से बनते हैं। और इसका मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बनाया होगा। सबसे पहले क्या बनेगा, सेल्स बनेंगे। सेल्स फॉर्म दी टिश्यू। टिश्यू से आपका क्या बनता है, कोई भी एक ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, देन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और भी अदर सिस्टम्स हैं, जैसे हमारे जो किडनी एंड लीवर फंक्शन कर रहे हैं, तो उससे हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। फिर देन ऑर्गेनिज्म बनता है। अब इसमें ये एक बेसिक सी बातें हो गई कि ये आपको याद रखना है, सेल बनेगा, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब सेल्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया होगा कि प्रोकैरियोट्स होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं। प्रो जो पहले आए, मीन जो है कि सिंपल इन स्ट्रक्चर होते हैं, ये थोड़ा मॉडिफाइड और कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर होते हैं। जहाँ पे देखिए तो ऑल ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे जैसे हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें जो है एनिमल्स मोस्टली यहाँ पे यूकेरियोट सेल से देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ बेसिक बातें आपको प्रीवियस लेक्चर से कुछ पता होंगी। अब यहाँ पे देखिए ये सब दोबारा आएगा तो मैं ये सब समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स है, यूकेरियोट्स है, तो इसको हम बेसिकली पढ़ेंगे। और ये इन नोट्स के साथ साथ यहाँ से मैं आपको जो है कि ये समझा दूंगा, और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, ये आपके थोड़ा रिवीजन के लिए नोट्स हैं, तो इसको बाद में आप रेफर कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन। एंड यहाँ पे हमारा पहला चीज़ क्या कह रहा है कि आपका सेल है, लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, मीनिंग दी स्मॉल रूम। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड दी बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसको क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ भी कहते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये सब याद रखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या पूछ लेगा, कह देगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, और वहाँ ABCD करके ऑप्शन दे देगा। उसमें अतरंगी अतरंगी चीज लिख देगा, सेल लिख देगा, टिश्यू लिख देगा, वायरस लिख देगा, बैक्टीरिया लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज दी सेल, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दी लाइफ है। तो ये आपको याद रखना है। देन स्टडी ऑफ इट कॉल्ड दी सेल बायोलॉजी और सेलुलर बायोलॉजी। हम पहले वाले डिस्कशन में हमने सारी स्टडीज पढ़ी थी, जो भी आपके बायोलॉजी से याद हो, तो आपको मैंने पूरा एक चार्ट प्रोवाइड किया था। यू कैन रिमेंबर दिस, वहां से भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सेल कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड विद द मेम्ब्रेन which contains many biomolecules such as proteins and the nucleic acid। मीन जो है हमारा सेल है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है।
इसमें क्या-क्या कंसिस्ट करते हैं, जैसे आपका लिक्विडी जो पार्ट होता है, इसको हम लोग साइटोप्लाज़्म कहते हैं। साइटोप्लाज़्म एंड इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, जो भी हम पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको प्रोटेक्ट करती है अदर ऑर्गेनिज़्म को इन्फिल्ट्रेट करने से, या जो है कि मेन जो उतने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको बाहर जाने से। तो ये आप याद रखेंगे। देन ह्यूमन कंसिस्ट करता है कितना, 40 ट्रिलियन सेल्स कंसिस्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है, 40 ट्रिलियन, ट्रिलियन जो है मिलियन के ऊपर जो है कि ट्रिलियन आता है, बिलियन, ट्रिलियन। तो याद रखना है 40 ट्रिलियन सेल्स कंसिस्ट करता है। एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय, बाकी ये छोटा सा पॉइंट है कि ये माइक्रोस्कोपिक रहता है, विच इज़ नॉट विजिबल, इट इज़ विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, नॉट विजिबल बाय द नेकेड आइज। तो अपने नेकेड आइज से ये बिल्कुल विजिबल नहीं होता है, मीन जो है कि हम नॉर्मल अपने आई विजन से इनको नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखा जा सकता है। बाकी डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। इसकी डिस्कवरी की भी बहुत ही अच्छी कहानी है। आप जानते हैं कॉर्क होता है, वुडन कॉर्क, तो उन्होंने उससे डिस्कवर किया था। कॉर्क को इन्होंने देखा है अपना माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा, तो उन्हें कुछ ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स दिखे कि ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने जब इसके बारे में स्टडी किया, तो यहाँ पे सेल्स हमें फाउंड होते हुए मिलता है, विच ही डिस्क्राइब इन दी बुक। कौन सी, माइक्रोग्राफिया। तो ये बुक का नाम याद रखना है, कौन सी बुक है, माइक्रोग्राफिया। बुक में ये बताया गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा कि सेल की डिस्कवरी और उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये मस्ट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। द नेक्स्ट पॉइंट है क्या, यहाँ पे सेल थ्योरी आती है। अब ये सेल थ्योरी क्या है, इट इज द थ्योरी विच इज गिवन बाय द स्कैनलिन एंड सचवन। इन्होंने ये थ्योरी दी थी कि सारे ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल्स एंड ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये याद रखना है, इट इज गिवन बाय द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी, आपके स्कैनलिन एंड सचवन ने दी। इन्होंने कहा था कि सारे ऑर्गेनिज्म वन और मोर सेल से बने हैं, और अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, जिससे ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का कहने का मतलब है जो आपकी सेल साइकिल होती है, सेल साइकिल, इट इज बेसिकली डिविजन्स ऑफ द सेल्स। आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही ये आपके सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं एंड ऑर्गेनिज्म और लाइफ फॉर्म होती है। तो बेसिकली सेल थ्योरी में छोटी सी बात ये लिखी हुई है, ज़्यादा हमें डीप डाउन नहीं करना है, क्योंकि हमें नीट की प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें अपना यूपीएससी, यूपीपीएससी या बीपीएससी हो गया, ये सब एग्जाम निकालने हैं। तो उस पर्पज से आप पढ़िए। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, आपका सेल इमर्ज होता है अर्थ पे एटलीस्ट 3.5 बिलियन ईयर अगो। यहाँ पे आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इसका रेफरेंस है। देन ऑन द बेसिस ऑफ द एब्सेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस, द सेल डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। अब देखिए न्यूक्लियस के डिवीजन के बेसिस पे, मींस आपके जो दो सेल्स हैं, दो सेल्स हैं, एक में न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो ये इसके बेसिस पे हम सेल्स को डिवाइड करते हैं। जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, मींस यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, मींस दिस इज एब्सेंट। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। जहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक। मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, यू मस्ट रिमेंबर। और प्रो से याद रखिए, प्रो से मैंने आपको याद करने के लिए, पहले पहले वाली चीज होगी, पहले जो पहले आया है वो प्रोकैरियोटिक है, एंड इट हैज नॉट द ट्रू न्यूक्लियस ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स के, यूनिसेलुलर होते हैं, दैट्स व्हाई दे कॉल द प्रोकैरियोट्स, एंड दे हैव नॉट द ट्रू न्यूक्लियस दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल एज द यूकैरियोटिक सेल्स। मींस यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो हमारा क्या करता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस, योर न्यूक्लियस कंसिस्ट द जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल जानते हैं, नथिंग एल्स, जैसे हमारा डीएनए ये सब हो गया, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इसमें फिर हम डीएनए में हमारे आते हैं क्रोमोसोम्स आते हैं, जिसे हम बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं। जो डीएनए आपको कुछ ऐसे हेलिक्स मॉडल की तरह दिखता है, तो ये कहाँ पर कंसिस्ट होता है, आपके न्यूक्लियस में ही कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। इंस्टेड इनके पास होता क्या है, इंस्टेड दे हैव द nucleoid region which is irregularly shaped region that contains the DNA not surrounded by the membrane। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात याद क्या रखनी है, क्वेश्चन में आ सकता है, क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, बट इंस्टेड ऑफ द न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट है, एक रीजन प्रेजेंट है। क्या है, एक रीजन है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वो रीजन क्या कह रहे हैं, आपका न्यूक्लियोइड रीजन कह रहे हैं, जहाँ पे डीएनए की कुछ इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है, वो भी विदाउट मेम्ब्रेन। तो इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। देन द राइजोसोम्स आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। अब जैसे क्या है, राइजोसोम हम जानते हैं, राइजोसोम का मेन काम है आपका प्रोटीन सिंथेसिस में। अभी जैसे आप हम पढ़ेंगे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, इसका प्रोटीन सिंथेसिस काम होता है, ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। एंड राइजोसोम्स करता क्या है, जो हमारे एमआरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए होते हैं, मीन्स आपने ये पढ़ेंगे हम, क्या होता है,
ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसलोकेशन ट्रांसक्रिप्शन, ये डीएनए वाले चैप्टर में जब पढ़ते हैं डीएनए में, डीएनए से आपकी इंफॉर्मेशन कैरी करता है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। देन ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है, जब डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंफॉर्मेशन जा रहा है तब उसे ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देन एमआरएनए उसको रिसीव करता है, नथिंग एल्स, एमआरएनए राइजोम्स का पार्ट है। देन आरएनए का प्रोटीन सिंथेसिस में मेन वर्क होता है, तो उसको ट्रांसलेट करके हमारे जितने भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन्स आर नथिंग एल्स दैट हमारे न्यूक्लिक एसिड ग्रुप्स हैं, जिसमें हम जी, ए, यू, टी, सी इनके कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो हेरिडिटरी वाले चैप्टर में थोड़ा मैं आपको जो है कि बता दूंगा। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, नॉट एनेक्स विद द न्यूक्लिक एसिड। हिस्टोन प्रोटीन जैसे हमारे H1 H2 इन टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इट इज नॉट एनेक्स विद द न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यहाँ सिंपलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए क्या है, सच टाइप ऑफ सेल्स जो है हमारे कौन से प्रोकैरियोटिक सेल फाउंड होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। एंड प्रोकैरियोट्स इंक्लूड दी ओनली बैक्टीरिया एंड आर्की, टू डोमेन्स ऑफ द थ्री लाइफ। मीन्स यहाँ पे बेसिकली जो बात है इस पॉइंट में क्या है, आप प्रीवियस सेशन से पता नहीं भूल गए हैं तो नहीं, आपको मैं 2 मिनट में रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे आपको रिवाइज करना है क्या, जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपको याद होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। इट इज गिवन बाय दी विटेकर। यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए क्या, इट इज गिवन बाय हुम, इट इज गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर। तो आपको ये प्रीवियस सेशन से याद रहना चाहिए। इन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। व्हाट इज दिस, दिस इज योर प्रोटिस्टा। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डेफिनेशन यहाँ पे आप स्पेलिंग्स जो है कि आप आधी आधी लिख रहा हूँ। इससे पहले क्या था आपका, मोनेरा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन योर प्लांटिया, फंगी, यहाँ पे फंगी ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यहाँ पे एनमिलिया। तो ये 5 किंगडम थे जो इन्होंने रॉबर्ट विटेकर ने दिए थे। बट इनके बाद आते कौन है, रॉबर्ट विटेकर के बाद आते हैं आपके कार्ल हुसे। तो आपको याद होगा कार्ल हुसे ने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन दिया था, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। इन्होंने बस क्या किया था, इन पांचों को रीअरेंज कर दिया था 3 डोमेन में। वो 3 डोमेन कौन से थे, दीज आर योर आर्क बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, सेकंड योर यू बैक्टीरिया। मीन्स यहाँ पे इन्होंने कहा था एक ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, एक नहीं होते हैं, मीन्स आर्की बैक्टीरिया आर नॉट द ट्रू बैक्टीरिया, दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया। देन इन्होंने फोर्थ क्लासिफिकेशन किया था यूक्रा, यूक्रा इसमें यूकेरिया, इसमें जो है कि आपके सारे ये सब रख दिए थे इन्होंने, प्रोसिस्टा, फंजी, प्लांटिया और एनिमिलिया, इन सब में जो है कि इनको रख दिया था। यहाँ पे खाली क्या रखे थे, योर आर्के बैक्टीरियाज रखे थे और यहाँ पे ट्रू बैक्टीरियाज रखे थे। तो ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्ल्स व्यूज ने दिया था इन दी ईयर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा ईयर था, वो 1990 का ईयर था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी विट टेकर ने क्लासिफिकेशन कब दिया था, इट इज गिवन इन दी 1969। तो इतनी सारी बातें आपको मस्ट रिमेंबर रहनी चाहिए। वही ये पॉइंट कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया में, जो कि 2 ऑफ द 3 डोमेन है। तो इन 3 डोमेन में हमारे कौन से डोमेन, आपके प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटिया, एनिमिलिया, इन सब में क्या होते हैं आपका, आते हैं यूकैरियोट सेल्स। और बाकी आर्किया और बैक्टीरिया में कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट सेल्स। प्रोकैरियोट सेल्स कौन से हैं, जिनमें न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। तो ये बातें आप याद रखें। बाकी आपको एक डायग्राम में दिखा देता हूँ, जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पे देखिए, दीज आर द बेसिक यूनिट्स, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स हैं। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे ये डिवीजन है, बस दोनों के पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के पास राइजोसोम्स है। बट यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, थोड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप देखेंगे न्यूक्लियस जो है कि नॉट कंसोलिडेटेड है, तो न्यूक्लियाइड कहा गया है। यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियस एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में है, इसके पास एक न्यूक्लियस भी है, जिसके पास पूरी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रही है। दोनों के पास देखिए साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है, जो कि अभी आगे मैं बताऊंगा जब सेल वॉल पढ़ेंगे। तो इसको अभी आपको आगे डिफाइन करूंगा। तो सेल वॉल क्या होती है, एनिमल्स प्रोयूगोराइट्स में रहती है, बट नॉट प्रेजेंट इन दी एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, या हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ये आप थोड़ा डायग्राम इमेजिन करेंगे किसका, इधर वाला है किसका, प्लांट सेल का, इधर वाला है एनिमल सेल का। इसको थोड़ा सा आप जूम करके पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि अब ये 1 बाय 1 करके इनके बारे में फंक्शंस पढ़ने वाले हैं और ब्रीफली इनको समझ लेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज। तो उससे पहले जो है कि यूकैरियोटिक सेल बना था, यूकैरियोट सेल्स को जो है कि एक बार हम पढ़ लेंगे। ये सेल्स कौन से है, दैट कंटेन्स अ न्यूक्लियस, इनके पास क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड
न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स विच एनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये सारे ऑर्गेनेल्स एनक्लोज होते हैं। एंड ऑर्गेनिज्म हैविंग द यूकेरियोट सेल्स इंक्लूड प्रोटोजोआ, एल्गिया, स्लाइम मोल्ड, फंजी, प्लांट एलिमेंटिया। मैंने बता दिया तो तीनों डोमेन के क्या है, जो कार्ल वूज ने दिए थे 3 डोमेन्स दिए थे, उसमें से थर्ड डोमेन जो है, थर्ड डोमेन के सारे यहाँ पे इंक्लूड होंगे। दैट्स यू मस्ट रिमेंबर। तब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूकेरियोट सेल क्या होते हैं। लार्ज होते हैं एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रोकैरियोटिक सेल। दीज आर अबाउट द 15 टाइम वाइडर देन ए प्रोकैरियोट सेल। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन से सेल बड़े होते हैं, तो प्रोकैरियोट से बड़े होते हैं कौन, आपका यूकेरियोट सेल्स बड़े होते हैं। और कितना बड़े होते हैं, 15 टाइम, तो ये 15 टाइम्स बड़े होते हैं। एंड 1000 टाइम्स ग्रेटर इन दी वॉल्यूम। 1000 टाइम क्या होता है, ग्रेटर इन दी वॉल्यूम होते हैं, साइज में 15 टाइम बड़े होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे वेरियस जो है कि कैटेगरी एंड स्ट्रक्चर्स है, जो ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स मैंने बताया क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे आपका सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए यहाँ से मैं आपको ये चीज़ पढ़ा देने वाला हूँ, बट आपको एक क्विक रिवीजन नोट्स भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने बता दिया। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट है। सेल जो है कि स्मॉल रूम, एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसको सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। सेल और टिश्यू याद रखिएगा सेम नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि सेल जो है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। वायरस एक सेल नहीं है, क्यों, क्योंकि सेल से आपके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, आपके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उससे दिन है कि हमारा क्या, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सब याद रखेंगे। 65 में क्या, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में आपको इंक्लूड कराया सेल को, सेल क्या चीज़ है। फिर स्केलेटन एंड स्केवेचन ने आपकी सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी किसने दी, ये याद रहना चाहिए। सेल थ्योरी में कहते क्या है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है कि सेल से बने हैं। सेल एक बेसिक यूनिट है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। ये सब जो है कि देख लेंगे। वायरस जो है कि एक्सक्लूड करते हैं। एक्सेप्शन जो है कि आरबीसी, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके पास न्यूक्लियस में होता है, मसल्स, ये सब छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है। देन यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देख लेंगे क्या है। नो ट्रू न्यूक्लियस, डीएनए आपका न्यूक्लियोइड रीजन रहता है। ये सब यहाँ से नो हिस्टोन प्रोटीन, राइजोसोम प्रेजेंट रहते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं रहते हैं, मींस जितने भी आपके मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स हैं उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती है। देन यहाँ पे यूकेरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स है, 15 टाइम बिगर है, 1000 टाइम ग्रेटर वॉल्यूम है। प्लांट, एनिमल, फंजी, प्रोटोजोआ। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस टेबल है इन दोनों के बीच में। अब यहाँ पे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनको पढ़ेंगे। जैसे सेल वॉल हो गया, प्रेजेंट किस में होते हैं, प्लांट्स में, फंजी में, एल्गी में, एब्सेंट होते हैं एनिमल्स में। तो ये आपको नोट्स शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, इसको क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कीजिएगा। बाकी हम यहाँ आते हैं, लेट्स स्टडी दीज। तो सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो है कि फाउंड होता है प्लांट्स और एनिमल फंगाई में। ये मोस्ट क्रोमा वेटल्स होते हैं। नॉट मच इंपॉर्टेंट, आपको वर्ड्स पे नहीं जाना है, बस ये याद रखिएगा। प्लांट सेल्स क्या होते हैं, ये क्या याद रखना है, प्लांट सेल्स आर मेड अप ऑफ विच, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन, ये याद रखना है। और दूसरी चीज याद कर रखनी है, फंजी सेल, जो इसकी सेल वॉल होती है वो किससे बनती है, फंजी की सेल वॉल बनती है चिटिन से। तो ये कंपोनेंट आपको याद रहनी चाहिए। सॉरी, यहाँ पे जो है कि ये कंपोनेंट याद रहनी चाहिए। फंजी सेल्स क्या है, चिटिन से बने रहते हैं। और एनिमल सेल्स के पास जो है कि ये पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनिमल्स के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होता है गाइस। यू मस्ट रिमेंबर, एनिमल्स के पास सेल वॉल क्यों नहीं होता है, इसका रीजन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों, कि मैंने बताया एनिमल्स के जितने भी ऑर्गेनल्स है वो अपने आप ही प्रोटेक्ट हो जा रहे हैं एक मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन सबके पास है, जैसे अपनी छोटी सी जो है कि प्रोटेक्टिव लेयर है। मेम्ब्रेन इज नथिंग एल्स बट प्रोटेक्टिव लेयर। तो इस यहीं पे पढ़ लेंगे इसको। तो सेल वॉल के बारे में शायद आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी कि प्रेजेंट है किसमें, प्लांट्स में क्या है, प्रेजेंट है, एनिमल्स में क्या है, एब्सेंट है। और प्लांट सेल वॉल के किस चीज़ से बना होता है, मटेरियल क्या है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, पेक्टिन है। क्या पेक्टिन, पेक्टिन किस में है, प्लांट सेल्स में है, प्लांट सेल का मटेरियल है। अगर यही कह दे चिटिन, चिटिन क्या है, चिटिन इज दी मटेरियल ऑफ फंजी सेल। तो ये आपको याद रखना है, फंजी का चिटिन है और ये प्लांट का पेक्टिन है, तो डू नॉट कंफ्यूज इन दिस। देन नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है दैट सेपरेट्स द इंटीरियर्स ऑफ द सेल। ये सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे वॉक्यूल है, और बाकी अदर चीज़ें हैं, जैसे आपके यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे अदर अदर चीज़ें हैं। तो उनसे जो है सेपरेशन और प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। इसमें सेपरेशन का काम क्या करता है, ये क्या काम करता है आपका, सेपरेट द इंटीरियर्स ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड विद इन द सेल्स। हुआ है कि उनका जो है कि डिवीजन जो है कि सेपरेट रहे, और प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम द इन्वायरमेंट, मीन्स
आपका जो सेल है बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रहे, तो ये आपको याद रखना है। बाकी ये क्या होती है, कंसिस्टिंग ऑफ द लिपिड लेयर विद द एम्बेडेड प्रोटीन, इसमें जो है कि आपकी लिपिड लेयर होती है एम्बेडेड प्रोटीन के साथ, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन यहाँ पे ये एक सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रहती है। अब इसका मतलब क्या होता है, परमिएबल का मतलब होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, मीन जो है कि आपने ऑस्मोसिस सुना होगा, ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस। तो उसमें क्या होता है आप जानते हैं, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ पे खूब सारा जो है कि पानी है, यहाँ पे हल्का पानी है, तो यहाँ से क्या होगा, इस तरफ पानी जाएगा, तो यही हमारे जैसे ऑस्मोसिस होता है। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि परमिएबल का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कंसंट्रेशन से लोवेस्ट कंसंट्रेशन की तरफ जो है लिक्विड जो है फ्लो करेगा, या कोई भी मटेरियल फ्लो कर सकता है। सेमी परमिएबल का मतलब है यहाँ से सेलेक्टिवली चीजें ही जा सकती हैं, जैसे आपके प्रोटीन सिंथेसिस में है, तो आपकी सेलेक्टिवली चीजें ही पास करेगा, उससे ज्यादा चीज नहीं पास करेगा, तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पे कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनल है जो हमारा क्या बनाता है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर दी मॉलिक्यूल्स गोइंग टू दी स्पेसिफिक प्लेसेस, मींस इट इज दी नेटवर्क। जस्ट लाइक हमारे पास रोड्स हैं, हमारे पास क्या है, गूगल मैप, रोड्स के लिए क्या है, गूगल मैप्स है। उसी की तरह हमारे बॉडी के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रखता है कि चीजें सही जगह पे जाएं। अब वो चीजें कौन सी है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम हो रहा है क्या, राइबोसोम्स के थ्रू। राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, एम आर एन ए तक पहुंचा रहे हैं इन्फॉर्मेशन, कि भाई डीएनए ने ये इन्फॉर्मेशन दी है और ये वाला प्रोटीन हमें बना के दे दो। तो ये काम कौन करता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दो टाइप होते हैं, रफ और स्मूथ। तो ये लेट मी शो यू इन द डायग्राम, आई होप इस वाले डायग्राम में होगा ये। तो यहाँ से देखेंगे, सी हेयर, दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो पास में लगा हुआ है ये रफ है, रफ का मतलब मीन्स ये आप एक ही क्लियर है, इस पे छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स निकले होते हैं। और स्मूथ का मतलब होता है सिंपल से लेयर, जो ये आपको दिख रहा है ये सिंपल वाला स्मूथ है, ये रफ है, तो यहीं पे आपके राइजोसोम प्रेजेंट होते हैं। So let's back to this and see 1 minute guys, यहाँ पे तो ये आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ वाला क्या करता है, यहाँ पे दी राइजोसोम्स आर फाउंड ऑन दिस सरफेस, आपके रफ पे याद रखिएगा, रफ पे आर से आर रिलेट कर लीजिएगा। ये कहते हैं कि स्मूथ वाले पे क्या राइजोसोम्स पाए जाते हैं, तो नहीं, यहाँ पे देखिए साफ क्लियरली डिवीजन है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे एसईआर भी कहते हैं, इसको रेयर कहते हैं। तो यहाँ पे विदाउट राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन दिस। तो यहाँ से आर याद रखना है, आर से राइबोसोम, आर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। गाइस मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उसमें अगर ऐसी स्टेटमेंट आई तो आपको जो है सही करना है, क्योंकि आपने इसको कहाँ पढ़ लिया है, अपने एस्पिरेंट ऑर्बिट चैनल पे पढ़ लिया है, और डिस्कशन अच्छा लगे तो आप ठीक कर सकते हैं। देन वापस से आते हैं यहाँ पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम होता है, ये सिंथेसाइज करता है आपके लिपिड, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉइड। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है कि खुश हो रहे हैं, जो जिम विम करते हैं, स्टेरॉइड आ गए, स्टेरॉइड, यस स्टेरॉइड्स जो है, खुश नहीं होना है। एक्सटर्नल एस्टेरॉइड आर वेरी हार्मफुल, यहाँ पे हैशटैग थोड़ा सा ज्ञान वाली बात। एक्सटर्नल एस्टेरॉइड आपके लेवल्स को तो बढ़ा देंगे स्टेरॉइड को, बट आपके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में बहुत ही गंदा इम्पैक्ट करता है बॉडी पे। जब वो डाउन आएगा, मीन जब हाई रहेगा तब तो मजा आएगा, जब बॉडी में डाउन फेज आएगा तो आपकी बॉडी को बहुत हुई हार्मफुल इफेक्ट्स करता है। दैट्स वजह से हमारे बहुत सारे एस्टेरॉइड हैं, एनाबॉलिक्स होते हैं, जैसे एनाबॉलिक्स कहते हैं, हमारे नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे हमारा टेस्टोस्टेरोन में, टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन्स है, वो एक तरह का स्टेरॉइड ही है। बाकी बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं, जैसे क्रेटीन व्रेटीन हो गए, ये सब स्टेरॉइड है बॉडी में। तो ये काम क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। मीन्स मैंने आपको दिखाया सेल, ये जो है कि न्यूक्लियस है, यहाँ पे रफ वाले प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मूथ वाले प्रेजेंट है। तो यही काम करता है लिपिड्स बनाने में, फॉस्फोलिपिड और स्टेरॉइड, दैट इज योर which is also called the similar to the sacroplasmic reticulum फाउंड इन दी मसल सेल्स। जो हमारे मसल सेल्स है, मसल सेल्स थोड़ा सा इमेजिनेटिव कीजिएगा, ये डोले सोले थोड़ा सा इसको हंसते हंसते पढ़िए, तो ये मसल सेल्स में ऐसे याद करिएगा। जो सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है, स्टोर्स क्या करता है आपका, दीज एस आर स्टोर एंड पम्प्स दी कैल्शियम आयंस। ये याद रखना है क्या, दिस एस आर मीन्स स्मॉल स्मूथ, एस सी आर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है आपका सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये एस आर स्टोर करता है और पंप करता है क्या, कैल्शियम आयंस। मीन्स जो हमारे बोन्स में, बोन्स के लिए सबसे जरूरी क्या है, कैल्शियम, सी ए प्लस आयंस। तो मम्मी लोग कहते हैं ना जब बचपन में, मिल्क पीना चाहिए, दूध क्यों पीना चाहिए, क्योंकि मोस्ट रिलायबल सोर्स माना जाता है कैल्शियम की पूर्ति के लिए।
रोज एक गिलास आप 1 कप ऑफ मिल्क पी रहे हैं तो कैल्शियम मेंटेन रहेगा। वो बोन्स और इन सब को स्ट्रॉन्गनेस के लिए होता है, अब याद रखना है कहाँ पे ये स्टोर होता है। देन राइबोसोम्स देखेंगे, इसका फंक्शन तो मैंने बता दिया, बहुत ही फाउंड इन द फ्री साइटोप्लाज्म बाउंड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से वाले? रफ वाले, याद रखना है, ठीक। और मेकिंग प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यही सारी पावर देता है, जैसे हमारे घर में जहाँ से पावर आ रही है तो हमारे बॉडी को माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के होते हैं, वो पावर देते हैं। और ये दो मेम्ब्रेन होते हैं, सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, हैव देयर ओन जीनोम। तो इनके पास खुद का जीनोम होता है, मींस माइटोकॉन्ड्रिया डज हैव देयर ओन डीएनए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अभी आंसर आएगा तो मैं इसको बता दूंगा आपको। बाकी यहाँ पे देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज द पावर हाउस, इट मींस मैक्सिमम एनर्जी। एटीपी क्या होता है? जल्दी से इसकी फुल फॉर्म देखिए, बहुत लोगों को एटीपी सुनते हैं कि एनर्जी की क्या है, बेसिक यूनिट है। सब कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ पे? यहाँ पे पावर वार की जूल और किलोवाट की बात नहीं हो रही है, बॉडी में। तो उसकी एनर्जी को क्या कहते हैं? एटीपी। मीन्स आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया जाए तो हमारे बॉडी में हम लोग कुछ भी खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है या आपका सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। दिस बेसिकली स्टोर गिव्स दी एनर्जी। मीन्स मेनली एनर्जी का सोर्स है कार्ब और फैट्स। और कार्ब्स और फैट हमारे मसल्स में चला जाता है, कार्ब फैट चला जाता है हमारे बॉडी के पास। जैसे आप ज़्यादा फैट खाएंगे तो जानते हैं क्या होने वाला है, आप मोटे हो जाएंगे। और ये फैट स्टोर हो जाता है एडीपी के फॉर्म में। फिर इस एडीपी से हमारी निकलती है एटीपी। और ये एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एटीपी क्या होता है? इट इज़ नथिंग एल्स बट दिस इज योर एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। यहाँ से ट्राईफॉस्फेट होता है। ये बहुत ही लंबा सा स्ट्रक्चर है गाइस, इसका फॉर्मूला बहुत ही है, C6H6 C10H16 N5O13 P3। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे आपको, ज्ञान के लिए बता दिया। इसको याद तो बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक। बहुत ही रेयर चांस है कि पूछा जा सकता है। बस ये याद रखें, एडीपी को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, और यहाँ पे डी है तो ये क्या हो जाएगा? डाइफॉस्फेट हो जाएगा। तो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट होता है। यही हमारी बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब एनर्जी देता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसका सेलुलर रेस्पिरेशन इनिशियल प्रोसेस टेक प्लेस करता है साइटोप्लाज्म में, देन माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे देखिए ये फुल फॉर्म लिखी हुई थी, ठीक। यहाँ पे मोस्ट परमानेंट रोल है, माइटोकॉन्ड्रिया आर टू बी प्रोड्यूस द करेंसी ऑफ द सेल। इसे करेंसी ऑफ द सेल्स कहते हैं, या बेसिक यूनिट ऑफ द सेल, तो इसको याद रखिएगा। एनर्जी की करेंसी क्या है? एटीपी है, तो मस्ट रिमेंबर। बाकी रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। और यहाँ पे एटीपी क्या क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, मोस्ट एटीपी फॉर्म्ड इन द क्रेब साइकिल। अब ये क्रेब साइकिल क्या है? बहुत ही परेशान नहीं होना है, सिंपल सी चीज़ है। क्रेब साइकिल हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल कहलाती है। ये होता क्यों है? तो इसका मैं सिंपल सा आपको एक्सप्लेनेशन बताऊं तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, मीन्स इट हैपन्स इन, ये हमारा एक सेंट्रल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, याद रखिएगा। इट इज दी सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है, जहाँ पे आपके जितने भी जैसे एसिटाइल होते हैं, एसिटाइल मीन्स जो COA ग्रुप्स होते हैं, इनकी एनर्जी को कन्वर्ट करना, मीन्स जो है कि बेसिकली क्या, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ये क्रेब साइकिल करता है। इसको थोड़ा ब्रीफली जैसे पढ़ेंगे, आपने कभी कभी देखा होगा NADH, आपने पढ़ा होगा NADH आता है, ठीक। NADH से हमारी क्या बनते हैं? FADH होते हैं। तो ये एक साइकिल्स है, मीन्स इसको थोड़ा डीप में तो नहीं जा सकते, ये पूरी साइकिल होती है गाइज, कि आपका फूड से एसिटाइल COA आता है, फिर वहाँ से सिट्रेट बनता है, फिर सिट्रेट से कैसे हम लोग आपके नेक्स्ट साइकिल में आते हैं जहाँ पे NADH रिलीज होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं करेंगे, जब नेसेसरी होगा तब कर लेंगे। तो क्रेब साइकिल बेसिकली मैंने आपको बता दिया ये क्या करता है। इसको बेसिकली सा लिख लीजिएगा, क्रेब साइकिल को क्या लिखना है यहाँ पे? दिस कन्वर्ट योर फूड टू एनर्जी। फूड टू एनर्जी कन्वर्जन का काम जो भी है, कन्वर्ट्स करता है फूड से एनर्जी। तो ये बस आपको याद रखना है। देन यहाँ पे देखिए गोल्गी बॉडी क्या है? गोल्गी बॉडी नथिंग एल्स बट ये आइडेंटिफाई हुआ था कब? 1897 में बाय दी क्लेमिंगो गोल्गी। इन्होंने अपने नाम पे रख दिया। और रिस्पॉन्सिबल होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड वेयर हाउसिंग। अब देखिए ये क्या करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है यही आपका मैन्युफैक्चर, मीन्स फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, शिपिंग सेंटर है। प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन्स और लिपिड्स का ये क्या है? फैक्ट्री है। तो ये याद रखना है क्या, यहाँ पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, वेयर हाउसिंग मतलब जो भी थोड़ा बहुत स्टोरेज है, ये सब होगा, तो ये हमारा होता है गोल्गी बॉडी में। और इसको जो है कि क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट इज दी क्रिस्टीनिया जो है कि इसकी फंक्शनल यूनिट है, तो यू मस्ट रिमेंबर। देन लाइजोसोम्स क्या है? ये सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं। लाइजोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स। These are the membrane enclosed organelle that contains enzyme capable of breaking down all types of
बायोलॉजिकल पॉलीमर प्रोटीन न्यूक्लिएटेड कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मीन्स ये क्या है, दिट इज नथिंग एल्स, ये छोटे छोटे से बैग होते हैं जो आपके ब्रेकडाउन में काम करते हैं। जैसे ये का मेन फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल सर्विंग बोथ टू डिग्रेड द मटेरियल, एंड का काम होने के बाद ये सुसाइड वैक्यूम कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही ये डाइजेस्ट करेंगे फिर अपने आप को खुद खत्म कर लेंगे, मीन्स उसको कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम तब थोड़ा सा इसका रोल मैं अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ पे आपको ये ब्रीफली याद रखना है। बाकी क्या कहते हैं, दिलाइजोसोम आल्सो टेक पार्ट इन द किलिंग द वायरस बैक्टीरिया, मीन्स आप गूगल पे इसका करके देखिएगा, बहुत अच्छे से एनिमेशंस मिल जाएंगे, 4-5 मिनट के एनिमेशंस है कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम का वर्क देखिएगा, तो वहाँ पे ये लाइजोसोम सुसाइडल बैग्स की तरह काम करते हैं, मीन्स कोई भी बाहर से पैथोजेंस आया बॉडी में या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आ रहा है तो ये खुद एक्टिवेट करते हैं अपने आप को, अलार्मिंग सेल बजेंगे, ये जाएंगे, इनको जो है कि लड़ेंगे, यहाँ पे खूब धड़ाधड़ वॉर होगी और अपने आप के खत्म कर लेंगे। दैट्स वाई सुसाइडल बैग इज द नेम। बाकी यहाँ पे हाइड्रोक्साइल एंजाइम होते हैं, एक्ट करते हैं मीडियम में। बाकी ये सब जो कि पढ़ लेंगे। ये प्रोसेस जो होता है और कंपोनेंट के हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, इसीलिए हाइड्रेट रहना चाहिए। बाकी इसके बाद आता है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या होता है, ये साइटोस्केलेटन ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनाइजर है सेल का, प्रोड्यूस करता है माइक्रोट्यूब, मतलब कि कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन में। सिंगल सेंट्रोम प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, प्लांट्स एंड फल्जी मोस्टली लैक करते हैं सेंट्रोसोम। यहाँ पे देखेंगे सेंट्रोसोम बेसिक्स यूनिट है, ज़्यादा फंक्शन नहीं है इसका। वक्यूल्स क्या होते हैं, ये आपके वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं और बाद में एक्सट्रीट करते हैं, तो ये वक्यूल्स होते हैं। बायोडी, और यहाँ पे एक नोट है, इसको पढ़ लीजिएगा, साइंटिफिक कन्वेक्शन से लाइजोसोम से सप्लाई टू दीज वेस्कुलर ऑर्गन्स, जो हमारे एनिमल्स, एंड टर्म वैक्यूल अप्लाई टू द प्लांट्स। ठीक, तो यहाँ पे याद रखना है क्या, लाइजोसोम सप्लाई होता है एनिमल ओनली एन एनिमल्स, वैक्यूल अप्लाई होता है कहाँ पे, प्लांट फंजी एल्गी में, एंड सम एनिमल्स ऑल्सो हैव। तो देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है, लाइजोसोम्स अप्लाई हो रहा है एनिमल्स के लिए, वैक्यूल हम मोस्टली यूज करेंगे प्लांट फंजी और एल्गी के लिए। अगर एनिमल्स के लिए यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, वैक्यूल्स यूज करेंगे। ठीक, यहाँ एस लग जाएगा सब, बट सम बॉटनीज आर्ग्यू कि ये दोनों एक तरह से हमारे क्या है, दोज आर सेम, मीन्स जो है कि वैक्यूल्स ही लाइजोसोम्स है। तो यहाँ पे ये नोट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एंड इसमें कुछ है नहीं। बाकी ये अगेन से ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, पता नहीं क्यों इस बुक का मिस प्रिंटिंग होगी कि इसके अगले पेज पे ये सब ऊपर से माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा हमने, गोल्गी पढ़ा, लाइजोसोम पढ़ा, तो ये अगेन से रिपीट है। तो लेट्स इग्नोर दिस। और यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियस है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसको डिस्कवर किया। फाउंड कहाँ होते हैं, खाली ये हमारे यूकेरियोटिक में रहते हैं, क्योंकि ये ट्रू हमारे सेल्स माने जाते हैं। सिंगल न्यूक्लियस होते हैं यहाँ पे, हैव फ्यू सेल टाइप्स, जिसमें हमारे क्या है, मैमिलियन आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस। अदर जैसे वाउशीरिया, ये याद रखिएगा कि ये क्या कर रहा है, जैसे मैमिलियन जो आरबीसी है हैव नो न्यूक्लियस, एंड फ्यू अदर जैसे वाउसीरिया एंड क्लेडोफोरा हैव मैनी न्यूक्लियाई। तो ये आपको याद रखना है। बाकी कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गन्स का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डीएनए इन इट, यही डीएनए को प्रेजेंट करता है। इट हाउसेस द सेल क्रोमोसोम्स, डीएनए में ही क्रोमोसोम्स होते हैं। वेयर ऑलमोस्ट ऑल डीएनए रेप्लिकेशन एंड आरएनए सिंथेसिस अगर, और यही हमारे प्रोटीन वोटीन की इन्फॉर्मेशन देते हैं। न्यूक्लियस स्फेरिकल होते हैं, सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवलप। अब इसके जो है कि मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं। बाकी डीएनए इज आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ओनली फाउंड इन द प्लांट। तो याद रखना है, डीएनए इज आल्सो फाउंड इन दी माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है कि क्या आपके बॉडी में है, नहीं है, ये होते हैं खाली प्लांट्स में। प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट हो गए, प्लास्टिड्स हो गए, इन सब का क्या है, फूड स्टोरेज और इन सब का काम है, जो कि थोड़ा जो है कि डिटेल में पढ़ते हैं जब हम सेल बायोलॉजी इनसे पढ़ते हैं। तो पर यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे जैसी आ रही है उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। तो क्लोरोप्लास्ट ये सब प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, क्योंकि आप जान रहे हैं प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो लेट मी शो यू इसमें स्ट्रोमेटा और ग्रेना और ये सब है कि नहीं, लेट मी शो यू गाइस। तो यहाँ पे नहीं है। बाकी हम जब प्लांट सेल का अलग से आप डायग्राम देखेंगे, प्लांट सेल का डायग्राम देखेंगे तो उसमें प्लास्टिड्स और ये सब दिखते हैं। प्लास्टिड आपको क्लोरोप्लास्ट दिखेगा। क्लोरोप्लास्ट का नाम काम क्या है कि आपके फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल आ रहा है उसको स्टोर करना। वहीं पे आपको स्टोमेटा और ग्रेनल्स दिखेंगे, जो इस तरह के थोड़े स्ट्रक्चर होते हैं, स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे वो नहीं है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा सा डीप डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रोग्राम डेथ सेल्स आ गया। ये प्रोग्राम डेथ सेल्स क्या है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, दीज आर नथिंग एल्स, बट इनको क्या कहते हैं, मीन्स कैसे समझाया जाए इसको, सिंपल लैंग्वेज में समझिए। सेल्स हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसका काम है, मीन्स एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो अननेसेसरी सेल है, सेल्स इंपॉर्टेंट है बट अननेसेसरी सेल्स क्या है,
अननेसेसरी सेल्स जो भी है मीन्स डेड सेल्स, उनको बॉडी से एक्सक्रीट करना, उनका खत्म करना मीन जो है कि प्रोग्राम डेड सेल्स का मतलब हो गया कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं देन उसको खत्म कर देना, या रिमूवल ऑफ अननेसेसरी और अनवांटेड सेल्स इन आवर बॉडी, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोग्राम डेड सेल्स। और इसका होना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए हमारी क्या है, लेट मी ड्रॉ डायग्राम, तो अच्छा तो बन नहीं पाएगा। इमेजिन गाइस, ये रफली इमेजिन करिए, ये हमारा हैंड है, तो इस हैंड में फिंगर के बीच में गैप्स देख रहे हैं, ये ऐसा भी तो हो सकता था, सिंपल ऐसे हैंड होता, बट क्या है फिंगर्स के बीच में ये गैप्स है। अपने हैंड को देखेंगे तो फिंगर के बीच में गैप्स क्यों है, क्योंकि यहाँ से ये जो अननेसेसरी सेल्स थे हमारे ह्यूमन एनाटॉमी को मेंटेन रखने के लिए, फंक्शन करने के लिए, ये जो इसमें गैपिंग आया है ये प्रोग्राम दैट सेल्स की वजह से ही है। सो बेसिकली आप समझ गए होंगे क्या है ये प्रोग्राम दैट सेल्स क्या है, इन डेट ऑफ द एनी सेल इन एनी फॉर्म मेडिएटेड बाय इंट्रासेलुलर प्रोग्राम इज आल्सो रेफर्ड टू द सेलुलर सुसाइड। और ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे एडवांटेज ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल के दौरान पे जो डिफरेंशिएशन ऑफ द फिंगर्स हो गया, टोज हो गया, डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो सेल बिटवीन द फिंगर एपिटोज रिजल्ट इन दी सेपरेशन। तो ये सेपरेशन हो गया, हमारी पांच ही फिंगर क्यों है, दोनों हाथ में पांच पांच है, तो ये सब हमारे प्रोग्राम डेथ सेल्स ही करते हैं। और ये बेसिकली टाइप्स होते हैं एपोटोसिस और ऑटोफैगी, इन दो मेन टाइप्स में होते हैं। ऑटोपोसिस क्या होते हैं, ये आपके डीएनए सेल श्रिंकेज में काम आते हैं, मीन्स इसका भी ऊपर से शायद क्वेश्चन भी होगा, तो ये हमारा किस में काम आता है, इट वर्क्स इन दी सेल श्रिंकेज में काम आता है। बाकी ऑटोफैगी किस चीज़ में काम आता है, दिस प्राइमरीली जो एक्सट्रीम स्ट्रेस हो गया मीन्स दे आर दी सेल दैट इन दी एक्सट्रीम कंडीशन, सेल डेथ इन दी एक्सट्रीम कंडीशंस, ये हमारे ऑटोफैगी कहलाते हैं, ऑटोपिसिस। और इसी तरीके से एक और होता है क्या, नेक्रो नेक्रोपोटिस, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, क्या होता है नेक्रोटोसिस, नेक्रोटोसिस होता है, ये हमारे बेसिकली मेम्ब्रेन रैप्चर होती है, जो जितने भी मेम्ब्रेन, जैसे कोई भी मेम्ब्रेन हो गया वो रैप्चर का मतलब ये फटने टाइप का हो गया, तो इसमें जो कि नेक्रोटॉप्सिस होता है, तो ये बेसिकली कुछ हमारे चीज़ें हैं। और ये विदाउट द इन्फ्लेशन, मीन्स इन्फ्लेशन का मतलब हो गया जैसे चोट लगने पे या कहीं भी लगने पे मूंछ में दर्द होता है या जिसे जलन कहते हैं, इन्फ्लेशन मतलब ये विदाउट इन्फ्लेशन अगर होता है मीन्स ये कोई एक्सटर्नल बॉडी प्रोसेस नहीं है, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल सा प्रोसेस है। आई होप मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की होगी, एंड ये अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा, नहीं तो अगले सेशंस में इसको और अच्छे से बता दीजिएगा। तो प्रोग्राम दैट सेल क्या है, सिंपल से बस याद रखिए कि कोई भी बॉडी की सेल्स को डिवाइड करना या इनको जो है कि एक यूनिक फंक्शन स्ट्रक्चर देना, जो अननेसेसरी क्या है आपके सेल्स हैं इनको जो है कि जो अनवांटेड डेथ सेल्स हैं इनको खत्म करना, यही हमारा प्रोग्राम डेथ सेल डेथ है। जो नेचुरल प्रोसेस है इसमें होगा होगा क्या, आपके ऑटोप्सिस होगी जो सेल श्रिंकेज का काम, मतलब सेल्स को छोटा करना, ऑटोफैगी होगी कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन है तो उन सेल्स को जो है कि मार देना, नेक नेक्रोप्टोसिस होगा जहाँ पे मेम्ब्रेन रैप्चर होगा, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। सो इसी के साथ जाए, ये चीज़ तो हो गई अब कंप्लीट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और पढ़ाना चाहूँगा, दैट इज़ दी सेल साइकिल। इसको मैं ब्रीफली, देखिए सेल साइकिल बहुत ही बड़ा फेज होता है, बट मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि इस चैप्टर में है नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ यहीं पे इसको करा दूंगा, बाकी आगे किसी चैप्टर में आएगा तो वहाँ पे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बस ये याद रखना है, बहुत ही बेसिक से समझाने वाला हूँ। सेल साइकिल क्या है, मिटोसिस और मियोसिस जो है, मैं बहुत ही यू कैन से आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट वेरी स्मूथली, मतलब बहुत ही सिंपल वे में, जितना भी 5 6 10 मिनट जो भी लगे इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, देन हम इन क्वेश्चंस को अटेंड कर लेंगे। सो लेट्स स्टडी, यहाँ पे आइए जल्दी से हम जो है कि देखिए ये सब चीज़ें जो है कि आपको अब दिख जाएंगी, सेल थ्योरी ये सब मैंने बता दिया, यहाँ से आप ये सब पढ़ लेंगे, जैसे गोल्गी apparatus क्या है, पैकेजिंग स्टोर और ट्रांसपोर्ट में काम करता है, मेन यहाँ पे फंक्शनल यूनिट के स्ट्रेन है, लाइजोसोम्स हो गया, इन सब के बारे में बता दिया, सेंट्रोसोम क्या है, यहाँ पे ये सब चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे हमें जो मेन टॉपिक पढ़ना है ब्रीफली, देखिए मैं इसको बहुत ही प्रिसाइजली बताने वाला हूँ guys, क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, तो यहाँ पे हम सिंपल सा पढ़ेंगे मिटोसिस और मियोसिस क्या है, सिंपल से इसको पढ़ लेंगे। तो आइए इसको बेसिकली जानते हैं, ओवरव्यू ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पे देखिए मेनली सेल साइकिल का डेफिनेशन देख लेंगे, सीक्वेंस, ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और डिवीजन। मीन जो है कि आपके सेल साइकिल होता किस लिए है, सेल थ्योरी में क्या बताया, सेल थ्योरी में आपके स्प्लेंडिन और साचवान ने बताया कि सेल थ्योरी में बताया जितने भी न्यू सेल्स होंगे तो फॉर्मेशन ऑफ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स वो कहाँ से होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग
सेल से होते हैं, और इसी में हम जो है कि सेल साइकिल पढ़ते हैं। सेल साइकिल बेसिकली क्या होती है? सेल साइकिल इज योर मीटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। तो यहाँ पे दो चीज़ पढ़ते हैं, मिटोसिस पढ़ते हैं और मायोसिस पढ़ लीजिए, मिसोसिस कह लीजिए। यहाँ पे मिटोसिस और मायोसिस ये हमारे सेल साइकिल्स कंसिस्ट करती हैं। बेसिकली देखें तो ये दो स्टेज में होती है, दो स्टेज में होती है। ये कैसे दो स्टेज में होती है? यहाँ पे पहली स्टेज रहेगी, फर्स्ट स्टेज, एंड यहाँ पे दूसरी स्टेज रहेगी, सेकंड स्टेज। तो इसको आपको याद रखना है। पहली स्टेज को क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। दूसरी स्टेज को एम फेज या मिटोसिस, एम से क्या है? मिटोसिस या मायोसिस फेज कहते हैं। अब इंटरफेज क्या होता है? दिस इज योर प्रीपेटरी स्टेज। यहाँ पे क्या है? दिस इज योर प्रीपेटरी स्टेज। ये हमारा क्या होता है? डिवीजन स्टेज। यहाँ पे रियल डिवीजन ऑफ द सेल साइकिल क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल टेक प्लेस। बेसिकली देखें तो यहाँ पे आपको बताना है, अब माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा। यहाँ पे इंटरफेज जिसमें हम पढ़ते हैं, आपने सुना होगा G1 फेज है ना, G0 फेज है, मीन G0 से स्टार्ट होता है, G1 फेज है, S फेज है। तो ये सब इसमें आते हैं कि सेल प्रिपेयर हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? एम फेज में आपको याद रखना है पीमेट, पीमेट याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन योर एनाफेज के बाद क्या आता है? एनाफेज के बाद आता है आपका टीलोफेज, यहाँ पे टेलियोफेज आता है। तो ये पीमेट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपका लास्ट में क्या कंसिस्ट कर देता है? साइटोकिनेसिस, जो स्टॉपिंग ऑफ द साइकिल होता है, ये हमारे एम फेज में होता है। और मिटोसिस होगा। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस याद रखना है। लेट मी सी, यहाँ पे मैंने लिखा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे क्या? यहाँ पे क्या आपको मैंने बता दिया अब तक जो बताया वो है कि सेल साइकिल क्यों होता है। आपके न्यू फॉर्मेशन ऑफ सेल्स उनके दो स्टेज में होता है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को ही डिवीजन फेज कहते हैं। एम क्यों नाम पड़ा है? मिटोसिस और मायोसिस की वजह से। यहाँ पे क्या होगा? मिटोसिस और मायोसिस का डिफरेंस हल्का सा जानिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं। ये इंटरफेज और मायोसिस में पीमेट याद रखना है। यहाँ पे प्रोफेज, मेटा, एना, टीलियो और साइटोगेनेसिस इसको स्टॉप कर देगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है जो आपको याद रखनी है कि मायोटोसिस, यहाँ पे एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर डिस्क्रिप्शन कर लेंगे। आपका जो मायोटेसिस है एंड योर मियोसिस, यहाँ पे क्या है? मियोसिस है। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है गाइस, ये तो इसको नोट डाउन करेंगे। माइटोसिस करता क्या है ये देखिए, आपको ये जो मेरे को बताना है, इट मेक्स योर बॉडी सेल्स। ये आपके बॉडी सेल्स बनाता है। जैसे एग्जांपल क्या हो गए? बॉडी सेल्स लाइक योर स्किन सेल हो गए, है ना, स्किन सेल्स, स्टमक सेल्स हो गए, स्किन सेल्स हो गए, स्टमक सेल्स हो गए, विच इज ऑलवेज दी सिमिलर। मीन्स ये आपके पेरेंट सेल से मीन्स जो है कि सबके सिमिलर दिखेंगे। देखिए मोस्टली जो है कि क्या होते हैं? सिमिलर अपीयरेंस के होते हैं। ये सिमिलर अपीयरेंस का मतलब कहने का क्या है? विच लुक्स दी सिमिलर, और इसमें ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, मीन्स जो है कि लुक्स अलाइक। क्योंकि सबकी देखिए आंखें सेम से दिख रही हैं, मीन्स जो है कि आपको क्या देखना है? सबकी आंखें सेम से दिख रही हैं। हाँ, आइज का जो है कि रेटिना कलर अलग अलग है, पर आंखें सेम है, हाथ सेम है, हमारी एनाटॉमी सेम है। तो ये क्या होता है? बॉडी सेल्स में करते हैं, जैसे स्किन हो गया, स्टमक हो गया, सिमिलर अपीयरेंस करते हैं, लुक्स लाइक सेम। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इट इज द मोड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस में ये करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? आपके माइटोसिस के बारे में। मियोसिस क्या होता है? इट इज दी मेकिंग दी गैमेट्स। अब मेकिंग गैमेट्स मीन्स, गैमेट्स क्या होता है? आप ब्रीफली जानते होंगे, गैमेट्स आर दी रिप्रोडक्टिव सेल्स। गैमेट्स क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। दीज आर दी रिप्रोडक्टिव सेल्स, मीन्स दे आर दी नॉट आइडेंटिकल। मीन जैसे स्पर्म एंड एग सेल्स हो गए, स्पर्म एंड एग सेल्स हो गए, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में होते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और विच इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। मीन जो है कि सबका डिफरेंट अपीयरेंस रहेगा। जैसे कि आप जान सकते हैं, हम आप सभी सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में आते हैं। तो दैट्स वाई दीज आर दी डिफरेंसेस। ये याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है मिटोसिस में ये डिप्लॉयड फॉर्म में आएंगे, मीन्स 2n के फॉर्म में। ये थोड़े हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं, मीन्स जो कि आपके स्पर्म एक्स सेल्स हो गए हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। मीन्स आपके टू सेट्स ऑफ दी क्रोमोसोम होते हैं, जैसे एक्स एक्स हो गया, एक्स वाई हो गया, ये मेल मेंबर का, ये फीमेल मेंबर का। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, जो आपका एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं डीएनए, डीएनए क्या कंसिस्ट करता है? क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है। डीएनए कंसिस्ट योर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में 46 होते हैं, 46 पेयर्स होते हैं, 46 पेयर, जिसमें से 23 कम फ्रॉम दी पेरेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे आपको पता होगा पेरेंट सेल से लेते हैं।
पेरेंट्स से हमारे दोनों आते हैं एक्स और वाई, जो है कि एक्स मेल होता है और एक्स वाई फीमेल होता है, ये कोनोटेशन दिया गया है। तो यहाँ से 23 मेल से आता है और 23 फीमेल से आता है, तो ये हमारे डीएनए में 46 पेयर्स होते हैं। इनको आप ब्रीफली, आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि आप याद रखेंगे। डीएनए जो है कि हमारे डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, तो आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सेल साइकिल क्या है, एक दो स्टेज में होते हैं, इंटरफेज और एम फेज में होते हैं, तो इसको मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बस दिखा देना चाहता हूँ। इस साइकिल को समझिएगा। मीन्स सिंपल सा फेज है, G1 से S से ये G2 फेज है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ से देखेंगे ये वाला फेज है, यहाँ से यहाँ तक ये इंटरफेज है, जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज कह रहे हैं, जहाँ पे सेल साइकिल स्टार्ट हो रहा है। देन यहाँ पे क्या है, माइटोसिस है या मियोसिस कह लीजिए, माइटोसिस है। तो आपके एक मीन्स माइटोसिस जब होगा तो एक पेरेंट सेल से आपके दो डॉटर न्यूक्लिया बनेंगे, मीन्स एक से दो बनेंगे, जिसे हम लोग डिप्लॉइड कह देते हैं। पर मियोसिस होगा, मायोसिस होगा, तो एक पेरेंट सेल से, मीन्स एक पेरेंट सेल मीन्स यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेल होगा, तो एक से आपके दो, दो से चार, तो मतलब यहाँ पे चार डॉटर सेल्स मिलेंगे, तो ये याद रखना है। माइटोसिस में टू डॉटर सेल्स, ठीक, मियोसिस में फोर डॉटर सेल्स, तो यहाँ पे ये वाला फेज होता है। और यहीं पे क्या होता है ये याद रखेंगे, दिस यहाँ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे वापस आएंगे। तो माइटोसिस होगा तो आपका होगा इंटरफेज, फिर हो जाएगा पीमैट, पीमैट और साइटोसेनेसिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइटोसिस होगा। पर यहाँ पे मियोसिस में देखेंगे तो मियोसिस में होगा क्या, यहाँ पे इंटरफेज होगा, फिर यहाँ पे दो साइकिल चलेगी, मीन्स यहाँ पे पहला पीमेट चलेगा आपका, साइकिल वन, वन साइकिल, देन मीन्स यहाँ पे P1 M1 A1 T1, फिर यहाँ पे P2 M2 A2 T2 चलेगा, ये सेकंड साइकिल चलेगी। अभी मैं आपको ये डिफ्रेंसिएशन जो है कि समझा देता हूँ, इसको थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिएगा। पहले थोड़ा सा क्या इमेजिन करना है आपको, सिंपल सा इसको बेसिक इमेजिनेशन में लीजिएगा, साइड बाय साइड करते हैं। इधर लिखिए क्या, यहाँ पे लिख लीजिए आप माइटोसिस लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए मियोसिस, मायोसिस लिख दीजिए, तो ये आपके दोनों हो गए। तो इसको हम साइड बाय साइड ही समझ लेंगे, ठीक। तो कैसे समझना है, सिंपल से आपको समझना ये है गाइस, कि दोनों ही क्या इन्वॉल्व होते हैं, दीज बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग न्यू सेल्स, दोनों ही न्यू सेल्स बनाने में अपना सहयोग करते हैं। अब न्यू सेल्स बनाने का मतलब है, सिंपल से जानिए, अगर कोई भी एक सेल है, इसमें क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, तो ये कुछ इस तरीके से हेलिक्सली फॉर्म में है, ठीक। ये एक बेसिक सी चीज मानिए, आपने थोड़ा सा देखा होगा, मीन्स इस डायग्राम में भी दिखाऊं, लेट मी शो यू इन दिस डायग्राम। ये आपको कुछ कुछ चीजें दिख रही होंगी, ठीक, ये आपको कुछ ऐसे अरेंज सा एक्स फॉर्म में दिख रहा होगा, मीन्स ये इस फॉर्म में, तो वही मैं एक सिंपल सा डायग्राम बता रहा हूँ, क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज होते हैं। तो ये क्रोमाटिड्स है, सिंपल सा इसको समझिएगा, मिटोसिस और मियोसिस समझ लेंगे आप यहाँ पे। ये क्रोमेटिड्स ऐसे होते हैं बेसिकली फॉर्म में, अगर इसको सिंपल सा बनाए तो कैसे होते हैं ये, लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे एक सेंटर प्रेजेंट होता है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एक सेंटर प्रेजेंट है, जिसको सेंट्रोमोर कहते हैं। तो एक डिफिनेटिव सेल में ये टू पेयर्स ऑफ दी क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो इस तरीके से रहते हैं, जिसको आप लोग या बेसिकली देखेंगे। तो इंटरफेज में होता क्या है, यहाँ पे लिखते हैं क्या, मिटोसिस, यहाँ पे इंटरफेज होता है। तो इंटरफेज में बेसिकली होता क्या है, इन योर इंटरफेज, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स। बेसिकली क्या है, इंटरफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो भी होंगे, ये क्रोमोसोम्स ये डुप्लीकेट करेंगे। अब इसका डुप्लीकेट होने का प्रोसेस मीन्स, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से डुप्लीकेशन का मतलब है, तो कुछ इस तरीके से डुप्लीकेशन का मतलब है, ये एक हो गया तो ये दो हो गया, ये कैसे होता है डुप्लीकेशन, यही हमें समझना है। यहाँ बताया माइटोसिस में क्या होगा, पीमेट होगा और साइटोजेनेसिस करके अरेस्ट ऑफ द सेल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अरेस्ट सेल, मीन्स यहाँ पे ये पॉज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होंगे आपके, एक पेरेंट सेल से, वन पेरेंट सेल से आपके टू डॉटर सेल्स बनेंगे, यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बनेंगे। बट मायोसिस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक पेरेंट सेल से, मैंने बताया एक पेरेंट सेल से क्या बनते हैं, चार डॉटर सेल्स बनते हैं, फोर डॉटर सेल्स बनते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रीजन यही है गाइस, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे पीमेट जो है, पीमेट के बाद यहाँ पे साइटोकिनेसिस नहीं होती है, यहाँ पे ये पहली साइकिल कंसिस्ट करती है, देन इसके बाद ये तुरंत आ जाता है अपने दूसरे फेज में, यहाँ पे डबल साइकिल चल जाती है, देन यहाँ पे साइटोकिनेसिस होता है, अरेस्ट ऑफ द सेल होता है। तो यहाँ पे
2 साइकिल होते हैं, दैट्स व्हाई पहले ये क्या करेगा, 1 से क्या करेगा, 2 बना देगा, ठीक? फिर ये 2 से कितने बन जाते हैं आपके, 4 बन जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, सिंपल सा आपको समझ में आ गया माइटोसिस और मियोसिस क्या है। यहाँ पे आपकी इंटरफेस क्या है, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होता है। अब यहाँ पे आइए, पहला फेज जो होता है देखिए क्या होता है, प्रोफेज होता है। यहाँ पे पहला फेज जानते हैं, इट इज योर प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, इस साइड क्या है आपका माइटोसिस है, इस साइड क्या है मियोसिस है, ठीक? तो प्रोफेज में यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसिंग एंड थिकनिंग ऑफ द क्रोमोसोम होगा, कंडेंसिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। कंडेंसिंग और थिकनिंग होते हैं क्रोमोसोम में। अब ये कंडेंसिंग का मतलब होता है, मीन्स ये जितने भी, जैसे ये, अब सपोज करिएगा ये क्या है, एक न्यूक्लियाई है, इसमें जो है कि आपके जो ये क्रोमोसोम्स थे, मीन्स यहाँ पे जो ऐसे ऐसे क्रोमाटिड्स थे, ये कंडेंस हो जाएंगे, ठीक? ये सिंपली कंडेंस होके आपके ये अलाइनमेंट में आ गए, ठीक? अलाइनमेंट में आ गए हैं, तो इसको ये कंडेंसिंग कह देंगे। मीन्स यहाँ पे एक सेंट्रोमोर है आपके, इससे ये अटैच है, ठीक? ये बेसिकली आपने क्या कर लिया, इनको अटैच कर दिया सेंट्रोमोर। यहाँ पे कंडेंसिंग एंड थिकनिंग होता है। यहाँ पे ये याद रखें, यहाँ पे कोई भी नो क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। मीन्स यहाँ पे जान रहे हैं ये क्या होते हैं, सिमिलर अपीयरेंस के होते हैं, तो यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हो गया, सिंपल समझिएगा, एक क्रोमोसोम ये कि एक ये है, तो यहाँ पे कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये इससे बाइंड अप होगा। मीन्स यहाँ पे ये इससे बाइंड अप होने का मतलब है, यहाँ पे जब ये बाइंड अप हो रहा है तो ये चीज़ जो है इसमें आके अटैच हो रही है, तो इसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मीन्स जो है कि जेनेटिकली आपके आइडेंटिफिकेशन और इसमें जो है कि क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये प्रोफेज में क्या हो रहा है, कंडेंसिंग एंड थिकनिंग ऑफ द क्रोमोसोम हो रहा है। यहाँ पे क्रॉसिंग कुछ नहीं टेक प्लेस कर रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका होगा ये होमोलोगस पेयर में। मीन्स यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जो पेयरिंग होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे जो पेयरिंग होगी वो आपके होमोलोगस पेयर में होगी। मीन्स यहाँ पे एक के साथ ये दो दो होंगे, मीन्स ये दोनों आपस में पेयर रहते हैं, ठीक? ये आपको समझाने के लिए है। तो ये बेसिकली क्या है, ये होमोलोगस पेयर होंगे और ये अटैच होंगे आपके एक सेंट्रोमियर से, जो कि टेलोमियर और सेंट्रोमियर है, तो ये यहाँ अटैच होंगे। तो ये हमारा क्या है, दिस इज मायोटोसिस में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस पेयर। यहाँ पे होमोलोगस पेयर है, तो होमोलोगस पेयर है, यहाँ पे ये देखिए सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर चीज़ है यहाँ पे टेक प्लेस करती है, तो ये ब्रीफली याद रखें, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस कर रही है। देन आपका प्रोफेज के बाद कौन सा आता है, यहाँ पे देखिए प्रोफेज हो गया। देन आता है मेटाफेज। अब इसके बाद कौन सा आएगा, आपका आएगा मेटाफेज। यहाँ पे याद रखिएगा आएगा मेटाफेज। अब ये मेटाफेज होता क्या है, मेटाफेज में अब इसको जो है कि यहाँ देखेंगे, इनका डिवीजन होता है। मीन्स ये जो डायग्राम है, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली। सिंपल सी बात है, इस डायग्राम में ये आपका जो सेंट्रोमोर है, इससे जो ये अटैच है, ठीक? लेट मी ड्रॉ इट, थोड़ा सा बड़ा इसको बनाते हैं ताकि समझाने में आसानी हो। तो ये बस एग्जांपल के लिए गाइस, इसमें ज़्यादा वो नहीं होना है, ठीक? ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे मेटाफेज में होगा क्या, माइटोसिस में इसका अलाइनमेंट होगा और यहाँ से इसका डिवीजन होगा, मीन्स इनका सेपरेशन हो जाएगा। तो ये सेपरेशन होगा तो कैसा दिखेगा, इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इमेजिन कीजिएगा। यहाँ पे ये ऐसे होगा, तो ये इसमें आ जाएंगे। अब ये सेपरेशन होके ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे, ठीक? तो आई होप इसको आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। ये कुछ सेपरेशन होके हमारे किस तरीके से दिख रहे हैं, अभी हम पूरा साइड बाय साइड समझ रहे हैं। ये मेटाफेज है किसका, माइटोसिस का। यहाँ पे डिवीजन हो गई, ये देखिए कुछ एक्सपेंसेशन फॉर्म में आ गया। तो इसी एक्सपेंसेशन फॉर्म को जो है कि क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनाफेज, ठीक? ये क्या होता है, एनाफेज होता है। इसमें क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मीन्स ये डिस्टेंस जो है कि ओवर द टाइम बढ़ती जा रही है, ये सेपरेट होने की कंडीशन में आएंगे। फिर यहीं पे क्या हो जाता है, जब ये कंसिस्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे, तो इसको हम लोग करते हैं टीलोफेज कहने लगते हैं। जब ये थोड़ा सा, लेट मी ड्रॉ, ये कुछ इस तरीके से ये टीलोफेज होने लगेगा। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। टीलोफेज में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखेंगे सेंट्रोमियर आएगा, इसमें जो है आपका ये कंसिस्ट है, तो ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो कुछ इस तरीके से था, ठीक? यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। और यहीं पे ये वाला फेज जब आएगा, इट विल कंसिस्ट योर टू सेल्स बना देंगे, और इसमें बेसिकली आपका हो जाएगा, जब ये साइटोकाइनेसिस होगा तो ये हमारे दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे,
साइटोकाइनेसिस अरेस्ट ऑफ द सेल्स में। तो ये कंसिस्ट क्या हो जाएगा, देखिए मेटाफेज। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। मैं ब्रीफली एक बार समझा देता हूँ, फिर ये आपको कंपैरिजन में मायोसिस भी बता दूंगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोफेज था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, साइकिल जानते हैं, मिटोसिस में क्या होता है, इंटरफेज, जहाँ पे कंडेंसिंग ऑफ दी क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कंडेंस होकर थोड़ा अच्छे फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पे पीमेट चलता है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। कैसे, प्रोफेज है, प्रोफेज कंडेंसिंग एंड थिकनिंग ऑफ द क्रोमोसोम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंस होकर थिकन हो रहे हैं, एक सेंट्रोमोर पे अटैच हो रहे हैं। कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं टेक प्लेस करी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस पेयर नहीं है। तो ये प्रोफेज हो गया दोनों का, ये इसका प्रोफेज 1 है। ठीक, ये याद रखिएगा, ये क्या है, इसका प्रोफेज 1 है। ये भी मैं अभी दोबारा बताने वाला हूँ। तो माइटोसिस में क्या होगा, प्रोफेज, प्रोफेज में देखेंगे तो ये क्रोमेटिड्स आगे आपके जो है कि अलाइन हो गए। ठीक, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग नहीं टेक प्लेस की। मेटाफेज में क्या होगा, ये इसका जो है कि अलाइनमेंट होकर डिवीजन होगा। डिवीजन होगा तो एनीफेज में ये दूर जाने लगेंगे। ये कुछ इस तरीके से सेल दिखेगा, और ये आपके अलग होके यहाँ पे साइटोकाइनेसिस करके ये वाला फेज बना देंगे, जहाँ पे दो डॉटर न्यूक्लियाई मिल गए होंगे। तो ये हो गया आपका माइटोसिस, जो कि हमारे किसमें टेक प्लेस करता है, आपके जैसे स्किन सेल्स हो गए, इन सब में ये टेक प्लेस करता है। अब ये आइए इसमें, दिस इज योर प्रोफेज। अब प्रोफेज में क्या हुआ हमारे मायोसिस में, ये आपके होमोलोगस पेयर बन गए। अब ये होमोलोगस पेयर बनेंगे तो ये कैसा दिखेगा आपको, देखिए बेसिकली सा सेम चीज यही टेक प्लेस करनी है, बस डायग्राम कैसा बन जाएगा इसका, यहाँ पे एक इसके साथ आपका जो अटैच हो रहा है वो आपके होमोलोगस पेयर में होगा। एक एंड पे ये है, एक एंड पे ये है, तो ये होमोलोगस पेयर में हो जाएगा। और दूसरे एंड पे देखेंगे तो ये होगा आपका इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होमोलोगस पेयर अटैच हुए थे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये प्रोफेज के बाद कौन सा आता है, मेटाफेज। ये आपका मेटाफेज होगा, इसका कौन सा, मेटाफेज 1 होगा। ठीक, मेटाफेज 1 के बाद ये जब अलग होंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब ये सेपरेशन होने लगेगा तो ये सेपरेशन वाली स्टेज आएगी, तो मीन्स यहाँ पे आपका आ जाएगा एनाफेज। एनाफेज आएगा, डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस देखेंगे इस तरीके से। ये सेपरेशन वाला फेज होगा, मीन्स यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये एक फिगर, चलिए बना ही देते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, ये सेपरेशन वाला फेज होगा। जब ये थोड़ा सा दूर जाने लगेंगे तो ये हमारा क्या है, एनाफेज होगा। इसको आप बेसिकली आई होप समझ गए होंगे। और ये फिर क्या होगा, टीलो फेज में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, कि इस तरीके से ये अटैच है, इस तरीके से ये क्या है, अटैच है। ठीक, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके टीलो फेज फर्स्ट में कैसा दिखेगा, टीलो फेज फर्स्ट में ये आपको दो सेल्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे कैसे, आपको ऐसे मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे हालांकि मैं सिंगल सिंगल बना रहा हूँ, इसमें बहुत सारे थाउजेंड्स और मिलियंस होते हैं। ठीक, ये वाला होगा टीलो फेज, ये हो गया फर्स्ट। अब फिर क्या आएगा, प्रोफेज सेकंड आएगा। अब प्रोफेज सेकंड में यहाँ पे ये दोनों ही टेक प्लेस करेंगे। अब इन दोनों में पैरेलल चलेगा क्या, फिर से वही वाली कहानी, कि ये कंसेंट होंगे, अलाइन होंगे। ठीक, यहाँ पे अलाइन होके ये ऐसे बनेंगे। फिर यहाँ प्रोफेज 1 से यहाँ पे इसका मेटाफेज आएगा। तो मेटाफेज में क्या होने वाला है, इसको जो है कि आप खुद बनाएंगे। अब यहाँ से इनका डिवीजन होगा। ठीक, मेटाफेज में क्या होगा, ये यहाँ से डिवाइड होंगे। जब मेटाफेज में डिवाइड होंगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, एक ऐसे होगा, एक एंड ऐसे जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए डबल स्टैंडर्ड मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपकी पहले ही समझ लिया, मेटाफेज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, ये मेटाफेज, फिर यहाँ से ये दोनों क्या होंगे, ये मेटाफेज सेकंड हो गया, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, ये आपका हो गया एनाफेज सेकंड। और फिर आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, टीलोफेज में ये आपको 4 सेल्स मिलेंगे। ठीक, इस तरीके से ये कुछ, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली गाइज, ये आपको 4 मिलेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे ये सिंगल स्टैंडर्ड से हमें मिल जाते हैं। तो ये 4 मिल जाते हैं आइडेंटिकल, जो हमारे एक्स 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 वाई जैसे भी होंगे। तो ये हमारे टीलोफेज में मिल जाते हैं। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाता है, जो कि सेल अरेस्ट कहलाता है। तो ये बेसिकली आपका मैंने बता दिया सेल साइकिल जो भी है गाइस, मिटोसिस और मायोसिस मैंने बहुत ही बेसिक फॉर्म में समझाने की कोशिश की। और इसी वजह से देखिए यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये बोलता है इसको हैप्लॉइड। यहाँ पे 2 डॉटर सेल मिले थे, तो इसको क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। तो ये डिप्लॉइड 2n के फॉर्म में होते हैं, ये भी आपके फॉर्म में रहते हैं। तो इसको आप बहुत ब्रीफली याद रखने वाले हैं। जो अब देखेंगे तो यहाँ पे आइए, यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो भी ये इंफॉर्मेशन है, डिटेल सीक्वेंसिंग 24 आवर्स की साइकिल होती है। मोस्ट ऑफ द साइकिल इंटरफेज में रहता है। 95% जो है कि क्या कर लेता है, इंटरफेस कंसिस्ट कर लेता है। एम फेज जो है कि एक्चुअल डिवीजन 1 घंटे में हो जाता है।
G1 एस फेज, G2 नॉट फेज। इसको याद रखिए, सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मींस G1 फेज क्या है, सेल ग्रोथ कर रहा है और मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन 2C से 4C बनते हैं, क्रोमोसोम 2N में आ जाते हैं। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस और प्रिपरेशन होता है, एरर चेक होता है, जी नॉट क्या करता है, रिक्वेस्ट। यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं, ये सब फेस करता है। फिर एम फेज में आते हैं। एम फेज क्या होता है, इक्वेटोरियल डिवीजन कहलाता है, रिजल्ट इन दी टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। यहाँ पे कार्योसाइनेसिस और साइटोसाइनेसिस होती है। अगर इन दी स्टोमिक सेल्स, यहाँ पे स्टेज देखेंगे तो पीमेट है। प्रो प्रो मेटाफेज एक छोटा सा फेज आता है जिसमें अटैचमेंट होता है। यहाँ पे प्रो मेटाफेज में क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहे हैं, मीन्स कंडेंसेशन ऐसे होके आपके कंडेंसेशन हो रहे हैं, ठीक। मीन्स यहाँ पे ये जो कंडेंसेशन हो रहे हैं, अटैचमेंट का जो ये फेज करें प्रो मेटाफेज, इसके बाद हल्का सा फेज आता है जो यहाँ पे ये तो है। पर ये जो सेंट्रोमीर है, इससे अटैच होने वाला जो फेज था, मीन्स यहाँ पे प्रो मेटाफेज बताऊँ तो ये जो इससे अटैच होने वाला फेज है उसको प्रो मेटाफेज कहते हैं, ठीक। फिर मेटाफेज आता है जिसमें एक लाइंग होते हैं इक्वेटर पे। एनाफेज होता है, स्प्लिट करते हैं, सेपरेशन। टेलोफेज में ये आपके दोनों सेपरेशन रिफॉर्मेशन कर देते हैं। साइटोसाइनेसिस में क्या होता है, आपके रेस्ट ऑफ द सेल हो जाता है, उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है डिवीजन होना। की कॉन्सेप्ट्स क्या है यहाँ से देख लेंगे। ये सब चीज़ें जो है कि आपको मैंने समझा दी हैं, और ये सब देखिए आपको थोड़ा पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं कि डिवीजन ऑफ द सेल है, रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए आरएनए, ये पूरा अच्छे से डायग्राम दिया है कि 24 घंटे में होता है। ये सब क्या चीज़ें हैं, मिटोसिस मायोसिस में देखें तो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में इंटरफेज होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन यहाँ पे होती है। ये सारा डायग्राम के थ्रू लिखा हुआ है, पूरा डिक्टेशन है, इसको आप कर लेंगे। इंटरफेज में G1 सिंथेसिस, G2 फेज है, ये डायग्राम है, इसको थोड़ा देख लेंगे। फिर सिंथेसिस और ये वाले सारे फेज हैं, इनको आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो पढ़ने के लिए, नहीं तो जितना मैंने समझाया उससे क्वेश्चंस तो बन जाएंगे। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये पूरा कैसे कैसे आप दिख रहा है कि हैप्लॉइड में एन है, डिप्लॉइड में 2N है, मीन्स ये साथ में रहते हैं। हैप्लॉइड में सिंगल सिंगल स्ट्रैंडेड रहते हैं, ठीक। ये सब आपको दिख रहे होंगे। बाकी अर्ली प्रोफेज में देखेंगे ऐसा है, लेट प्रोफेज में ये ऐसा है। बाकी और दिखाएं तो फिर ये क्या हो रहा है, आपका ट्रांजिशन टू मेटाफेज हो रहा है, ये अलाइन हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पे एक सेंट्रोमोर के पास जो है कि अलाइन हो रहे हैं, ये कैसे अटैच हो रहे हैं। फिर ये आपका एनाफेज आ गया जिसमें ये अलग हो रहे हैं, ठीक। ये आप इमेजिन कर पा रहे हो जो मैंने ऊपर समझाया। टेलियोफेज में क्या है, ये थोड़ा सेपरेशन हो रहा है। और फिर फाइनली इंटरफेज प्रोफेज, ये आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में। इंटरफेज में क्या है, ये क्रोमेटिड्स ऐसे हैं, प्रोफेज में थोड़ा सा अलाइनमेंट हो रहा है, ये अलाइनमेंट यहाँ आएगा तो ये हो गया। मेटाफेज में ये अलाइन हो गए। एनाफेज में क्या हो गया, ये डिवीजन हो गया इनका, ठीक। टेलियोफेज में ये कुछ ऐसे है, साइटोकाइनेसिस में ये पूरे ऐसे बन गए, और ये हमारे पास एक नया सा फिर से ये बन गया। और यही पीमेट अगेन हो जाएगा मायोसिस में। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस और मायोसिस का देख लेंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी मिटोसिस और मायोसिस, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया गाइज। ये थोड़ा टाइम लगा इसको समझने में, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस बहुत कम है, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चंस अब बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि हम आगे 5-10 मिनट में कवर कर लेंगे। देखिए मुझे पता है कि इट टेक लिटल मोर टाइम ऑफ माई लेक्चर्स, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते वक्त मुझे अच्छे से लिखता नहीं हूँ कभी कभी, माई बैड यहाँ पे, तो मतलब थोड़ा टाइम लगता है। बट मेरा मोटो यह है, क्योंकि आई एम ऑल्सो गोन थ्रू दिस फेज, आई एम इन दी फेज ऑफ द प्रिपरेशन। तो अगर मैं लेक्चर बनाता हूँ तो मेरा मोटो यही है कि अच्छे से लेक्चर्स को बनाया जाए और अच्छे से आपको डिलीवर हो। बट यहाँ पे एक अनसेटिस्फैक्टरी चीज़ लगती है, सम ऑफ यू आर कमेंटिंग टू मेक द लेक्चर्स। लेक्चर्स मेक करने के लिए आप कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं देखिए इस सीरीज़ को मैं जून में करने वाला था, ये जून में कंप्लीट, क्योंकि अभी मेरा भी थोड़ा सा जो है कि कुछ एग्ज़ाम है, तो आई एम टू बी ट्रू, टू एग्ज़ाम है, तो उसमें जो है कि मैं थोड़ा बिजी हूँ। और यहाँ पे इसको जून में करने वाला था, बट आई एम गोइंग टू अपलोड सम वीडियोस। आपके जो है कि प्रिपरेशन आपकी जो है कि रुके ना, तो टाइम लगता है। इन लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, थोड़े लंबे लेक्चर्स हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा समझाने की प्रोसेस थोड़ा, मैं थोड़ा डीप डाउन करके समझाता हूँ, दैट्स वाई। और यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी लेक्चर्स आप देखिए, क्योंकि आई कैन नो कि जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं अगर उतने लोग भी लेक्चर्स देखें तो यहाँ पे आपके व्यूज़ और ये सब जो है कि थोड़े ज़्यादा रहते हैं, और व्यूज़ आर वेरी लेस। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि एक मोटिवेशन फैक्टर रहता है कि आप लोग ज़्यादा देख रहे हैं। कमेंट करके मोटिवेशन क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको वॉच कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मोटिवेशन रहता है कि मैं भी लेक्चर्स को थोड़ा स्मूथली तरीके से डालूँ। तो आई होप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। आइए अब जो भी क्वेश्चन है इनको जल्दी से हम फिनिश कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कह रहा है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बता दो। सिंपल सी बात है, सेल है, टिश्यू, ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेल इज द करेक्ट आंसर। कैसे, सेल फॉर्म करता है टिश्यू, टिश्यू फॉर्म करता है ऑर्गन,
ऑर्गन से एक सिस्टम बनेगा, उससे क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो यही पे इसका आंसर है, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑर्गन इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन्स द डीएनए। ये जान रहे हैं न्यूक्लियस के पास हमारे क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। कह रहे हैं कौन सा अदर जो है कि सेल है, डीएनए है। तो ये देखिए मैंने माइटोकॉन्ड्रिया जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन दिया था, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास आपका डीएनए होता है। तो यस, माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना कोई डीएनए रखता है, बाकी ये सब जो है कि इनके पास कोई भी डीएनए नहीं होता है। यहाँ से पढ़ लेंगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन लिखा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, माइटोकॉन्ड्रियन कॉन्ड्रिया सेम बात है। इसको आप देख लेंगे। यहाँ से कह रहा है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहा है कि प्रिजन्स आर दी स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स। तो मैंने बताया फ्री लिविंग सेल्स और स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सेल है, तो ये गलत हो जाएगा। सेल वॉल माइसोप्लाज्म इज मेड ऑफ द एमिनो सुगर्स। तो क्या है वो एमिनो शुगर से बना होता है, नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। वायरॉइड्स कंसिस्ट करते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, तो यस, जो आपके वायरॉइड्स होते हैं मीन्स वायरस का मैंने इससे पहले बना के कभी दिखाया नहीं है। ये कुछ इस तरीके से हेलिक्स स्ट्रक्चर में स्ट्रैंड करते हैं वायरस गाइस, तो ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रहता है इनमें, मीन्स इसमें जैसे हमारा डबल हेलिक्स होता है, इनके पास सिंगल स्ट्रैंड डीएनए रहता है। तो ये सिंपल सा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी रिकेट सेल लेवल लैक करते हैं तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ से देख लेंगे। रिकेटेट्स क्या है, एक जीनियस है, नॉन मोटाइल ग्राम नेगेटिव नॉन स्पॉर फॉर्मेशन हाईली पैलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा है, बिल्कुल नहीं जाना है, बस यहाँ क्वेश्चन था तो ये सभी कि इसको पढ़ लेंगे। बाकी आपको याद रखना है क्या कि वायरॉइड जो है कि सिंगल स्ट्रैंड रहते हैं, वायरस में देखिए हमेशा डीएनए सिंगल स्ट्रैंड रहता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड है, कह रहा है कि करेक्ट बताना है। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि प्लांट सेल हैव दी सेलुलोज सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। विद लिस्ट, यहाँ पे विद लिस्ट लिखा है, मीन्स है कि जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं कि एज ऑफ नाउ, तो उस तरीके से इस वर्ड का मतलब है। एनिमल सेल डू नॉट, तो हम जानते हैं कि एनिमल्स के पास कोई भी क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। प्लांट डू नॉट हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक द एनिमल्स विच डू हैव। तो मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है गाइस, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट सेल में भी, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत होगी। बाकी एनिमल सेल्स तो होता ही है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि मैच्योर प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल विद दिस एनिमल सेल्स हैव मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। तो यस, यहाँ पे एक मैच्योर प्लांट मीन्स वैक्यूल्स क्या होते हैं, आपके जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उनको एक्सट्रेट करना, जो अमीबा वाला डायग्राम पढ़ा था बचपन में, अमीबा, तो उसमें वैक्यूल अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, तो वो सक आउट करके कैसे बाहर निकाल देता है, तो वही वैक्यूल है। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी, जिसको यहाँ पे ब्रीफली आप पढ़ लेंगे तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा आपको। देन यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है कि हाउ डज द प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल। कैसे डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेल वॉल नहीं है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म भी होता है, सेल न्यूक्लियस भी होते हैं, पर प्लांट में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है किसमें, प्लांट में। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे यही चीज़ लिखी होगी, तो इसको आप ब्रीफली पढ़ लेंगे। कह रहे हैं नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल, क्या फाउंड नहीं होता है, सेल वॉल नहीं फाउंड होता है, न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया सब होता है, तो यहाँ पे एनिमल्स में क्या होता है, सेल वॉल ऑफ दी सेलुलोज, सेलुलोज से बना नहीं होता है। बाकी कह रहे हैं कि क्या है, पावर हाउस किसे कहते हैं, इजी क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एनर्जी करेंसी क्या है, अगर करेंसी पूछ ले एनर्जी की, तो वो क्या है, वो आपका है एटीपी है, ठीक, ये आपको याद रखना है। और बाकी यहाँ से पढ़ेंगे कि एनिमल प्लांट सेल बोथ कंटेन सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, ये दो मेजर फंक्शन होते हैं, हेरिडिटरी डीएनए के कोऑर्डिनेट, ये सब पढ़ लेंगे, नथिंग एल्स, यू कैन गो थ्रू इट इजीली। फिर कह रहा है पावर हाउस अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, तो क्या वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, बिल्कुल सही बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर पढ़ा है कि ये हमारे प्रोटीन एंड लिपिड से बने होते हैं, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन कह रहा है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइजोसोम्स है, इसको याद रखेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में मैंने बताया आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हैं, कौन कौन से, आर ई आर, रफ, और स्मूथ, एस ई आर, स्मूथ वाला। तो आपके रफ वाले के पास ही क्या होते हैं, राइजोसोम्स होते हैं, इसी के पास क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। इसके पास नहीं है, इसके पास क्या होता है, एस आर होता है, एस आर का मतलब है आपका सेक्रोमाइटिक रेटिकुलम, जो के ऊपर देखेंगे क्या है यहाँ पे, लेट मी सो यू दिस, यहाँ पे मैंने था सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपका कंसिस्ट करता है जो भी स्टेरॉइड लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स है, वो स्मूथ वाला काम करता है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, इसको यहाँ से पढ़ लेंगे। देन यहाँ पे कह रहा है कि प्रोग्राम द सेल्स, इनको क्या कहा जाता है, एपोप्टोसिस कहा जाता है, ये सब तो मैंने बताया नहीं। बाकी आपको देखेंगे तो ये नेक्रोसिस लिखा हुआ है, मीन्स ये भी आता है, पर मोस्टली जो सेलुलर डेथ है वो इसके थ्रू है, मीन्स ये आपका रैप्चर में काम आता है। इसको आप मैंने क्या पढ़ाया होगा, नेक्रो
नेक्रोप्टोसिस पढ़वाया हुआ ऊपर, लेट मी शो यू अगेन। यहाँ पे देखिए ये क्या है, नेक्रोप्टोसिस पढ़ाया था, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन रैप्चर में काम आते हैं। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, एपोटोसिस में ही है। एपोटोसिस क्या है, प्रोसेस है, एक प्रोग्राम सेल है दैट अकर इन दी मल्टी ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सम यूकैरियोटिक। और ये इनमें ये प्ले करता है क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द बॉडी बाय एलिमिनेटिंग, बॉडी हेल्थ के लिए जैसे ओल्ड अननेसेसरी और अनहेल्दी सेल्स को रिमूवल करने में। एटीपी, मैक्सिमम एटीपी ऑफ नंबर में क्या है कि वन टर्म दैट जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एटीपी एटम्स इन मॉलिक्यूल, तो वो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो कि एनर्जी साइकिल फूड से कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, दिस इज योर एनर्जी एज दी एटीपी, वाटर और कार्बोहाइड्रेट के हो जाता है। इसको ब्रीफली आप देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस इसके क्वेश्चंस के बारे में। बाकी नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटरी पे, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। आई होप ये थोड़ा सा लेक्चर पूरा कंसिस्ट हुआ, जिसमें देखिए मैंने आपका ये सेल वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, यहाँ तक की चीज़ जो है कि कंप्लीट हो गई। और ओवर द टाइम देखिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए कि आपका ये मेरा थोड़ा पेपर खत्म हो जाए, क्योंकि काफ़ी पेपर थे मेरे भी गाइस। तो यहाँ पे जून में मैं इसको, आई प्रॉमिस यू, आई विल फ्लड विद दिस कंटेंट। यहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगा कंटेंट का, जून में मैं इसको खत्म कर दूंगा, जितना भी ये सब है। भले ही जैसे देखिए मैंने ज्योग्राफी आप लोग लाइक कर रहे थे, ज्योग्राफी का सेशन आपको पसंद आ रहा था, तो ज्योग्राफी आपको एग्जाम्पल है उसका कि मैंने 2.5 घंटे के उसमें सेशन बनाया है, 4.5 घंटे के सेशन बनाए हैं और वो कंप्लीट किया है। वहाँ पे एक चीज़ अभी है, वर्ड ज्योग्राफी की मैपिंग वाली सीरीज कंप्लीट होगी, तो मैं वर्ड ज्योग्राफी भी अभी थोड़े से उससे क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। बाकी वहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, कौन सा, मिनरल का अपडेटेड पार्ट। तो मिनरल का अपडेटेड पार्ट अभी मैं लाऊंगा। मीन्स ये जैसे जैसे ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, ज्योग्राफी 4 पार्ट में पढ़ी जाती है आपकी। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, इसमें हम सारे फिनोमेना ये सब पढ़ लेते हैं, एक मैपिंग वाला पोर्शन हो गया। देन इसके बाद ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है। तो ये वाला पार्ट में आपको क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे दिए थे, कुछ करा दिए। तो ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी मैपिंग वाले पार्ट में जितने भी सारे मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, है ना, डैम वैम है, ये सब जो है कि मैप पे कवर करा दूंगा। तो वो एक छोटा सा पार्ट बाकी है, तो वो सब कर लेंगे। और बाकी यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कशन में इसको पढ़ने वाले हैं हम। ये सब प्लेलिस्ट है इसी इसी वाले सीरीज में। ये ज्योग्राफी की हमारी क्या है, जो घटना चक्र सीरीज है, इसमें कुछ देखें 30 वीडियोस दिख रही हैं। तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी आपकी पूरी कंप्लीट है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ इंडियन मैपिंग का भी पूरा काम कंप्लीट है, जैसे माउंटेन्स हो गए, ठीक, आपके रिवर्स हो गए, ये सब सारी चीज़ें इसमें कंप्लीटेड हैं। ये मॉडर्न मिडाइवल है, ये सब जो है कि अच्छे से देखिए पढ़िए। इट इज़ नथिंग एल्स कि ये आपको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में नहीं दिखता होगा, ये आपका घटना चक्र सीरीज ही है, नथिंग एल्स। तो इसको आप जो है कि ब्रीफली देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल सेशंस मिलेंगे ये। बाकी ये सब प्लेलिस्ट है। एंड आप लोग क्वालिटी तो बहुत अच्छे से लाइक कर रहे हैं, सबसे मोस्ट प्लेलिस्ट जा रही है, क्योंकि इसमें हल्की ऑडियो इशू, मीन्स उस वक्त माइक इतना अच्छा नहीं था। तभी थोड़ा सा जैसे शुरू के सेशंस ठीक थे, बट जैसे जो लंबे सेशंस है 2-2 आवर के या 1.5 आवर के सेशंस है, उसमें 1 घंटे तक अच्छी आवाज़ आती है, फिर थोड़ी सी हल्की सी फटने फटने की आवाज़ आती है। बट ऑल मैटर इज दी कंटेंट। आप लोग कंटेंट अच्छा है, मेरा सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दिस। सो यहाँ पे मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में। आई होप इतनी सारी चीज़ें पसंद करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर जी एक्सेस ऑफ दी नोट्स। आपके वीडियो रिस्पॉन्स में मैं नोट्स वैसे अपलोड कर ही देता हूँ। थोड़ा लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि यूजफुल कंटेंट मिलते रहे। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी याद रखना है, डेस्टिनी लीड करेगी यही हमारी। और ये हमारा छोटा सा मोटो है, हमेशा याद रखिएगा। आप ऑर्बिट राइट रखेंगे, एफर्ट राइट रखेंगे, रिजल्ट राइट रखेंगे, तो हमें रिजल्ट हमेशा मिलेगा। जो भी आपका गोल हो, यूपीएससी कर रहे हो, यूपीपीएससी कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, या एमपीपीएससी कर रहे हो, या उत्तराखंड का पीसीएस हो, एनी स्टेट पीसीएस हो, ये एग्ज़ाम, ये सब नॉलेज हर स्टेट में आती है, क्योंकि ये सब क्या है, आपकी जनरल स्टडीज़ है। एंड आई एम मेकिंग वे मोर सिंपलियर, मेरे से जितना ज़्यादा सिंपल वे में हो सकता है मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। टिल देन गाइज, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। बाकी आपको पता है लाइक ज़्यादा करना चाहिए आपको टू सपोर्ट मी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। आई होप यू आर ऑल डूइंग इट एंड रिमेंबर यू आर दी वॉरियर गाइज। आपको याद रखना है आप ऐसे वॉरियर हैं जहाँ पे आपको साइन ग्राफ की तरह क्या मिलेंगे, अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, ठीक, यहाँ पे क्रस्ट एंड थोज मिलेंगे। आप कभी की प्रिपरेशन फेज अप रहेगी, कभी डाउन रहेगी, बट ऑल यू मेंटेन इज दी क्या, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, ठीक। कभी भी देखिए प्रिपरेशन ऐसे फेज में नहीं जाती है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फेज में जाए, तो ये फेज रहता है। बट आपको मेंटेन करना है कि आप पढ़ें, चीज़ें होंगी। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड कोई भी डाउट हो लेट मी नो। आप मुझे स्टडी एजुकेशनल डाउट्स कोई भी मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। सो गाइज, साइनिंग ऑफ, हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए एंड बी गुड इन योर हेल्थ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। थैंक यू।